गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरसिमरन साइंस सीरीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। हमने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस हमने क्या पढ़ा था कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। जिसके बाद हमने oogenesis की प्रोसेस पढ़ ली थी, ठीक है, कि फीमेल के अंदर जो फीमेल गैमेट बनता है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, oogenesis। आज जो हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक की वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आज आइए हम देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। अगर इसके हम डेफिनेशन की बात करें, द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्मेटिड्स। क्या बोला इसने? द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्मेटिड्स। ये वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारे को क्या मिलते हैं, क्या फॉर्मेशन होता है हमारे पास, स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हमने फीमेल्स में देखा था oogonia का प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। एंड लेटर डिफरेंशिएट इनटू and later differentiate into spermatozoa। देखिए क्या डेफिनेशन होगा इसकी, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्मेटिड्स, मैच्योर स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएट इनटू स्पर्मेटोजोआ। और बाद में जब स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं लेटर ऑन वो किसके अंदर डिफरेंशिएट हो जाते हैं, हमारे मैच्योर स्पर्मेटोजोआ के अंदर डिफरेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमने बात करें तो जैसे हमने एक oogenesis की पूरी लाइफ साइकिल के बारे में बात करी, पूरी एक साइकिल पढ़ी थी कि कैसे एक oogonia कैसे बाद में प्राइमरी oocytes एंड सेकेंडरी oocytes में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम ऐसा ही इसकी अपनी साइकिल है स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल से, जैसे कि उसके अंदर स्टार्ट हुआ था प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ठीक है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो थे, ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट हुए थे, हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। किसमें कन्वर्ट हुए वो? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। पिछली बार मैंने आपको माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस भी बताया था कि माइटोसिस जो होता है वो पूरी बॉडी सेल्स में होता है, हमारे सारे बॉडी सेल्स जो होते हैं उसी से डिफरेंशिएट होते हैं, उसी से प्रोड्यूस होते हैं, जबकि मियोसिस से ओनली जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। मियोसिस अपने जर्म सेल्स होते हैं उसके अंदर माइटोसिस भी होता है, मियोसिस भी होता है। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल से हमारे किसमें कन्वर्जन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू माइटोसिस, ओके। अब ये जो हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ठीक है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हम बोल सकते हैं इनका, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम सेम रहते हैं, तो इसके अंदर 46X एंड Y, 46X एंड Y क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है, ठीक है, उसका होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था जर्म सेल्स के अंदर दोनों डिवीजन होते हैं, माइटोसिस हो गया। अब हम क्या बात करेंगे, मियोटिक डिवीजन की, मतलब मियोसिस, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ठीक है। हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्या हो गया, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो गया, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से हमारे क्या बन गए, सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, ओके। इतना सबको समझ में आया? क्या पढ़ा अभी तक हमने? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स थे, माइटोसिस के थ्रू वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हुए, जिसका क्रोमोसोम नंबर था 46X एंड Y। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इसमें, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से जो हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थे वो कन्वर्ट हो गए हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने वो बने 23X एंड 23Y। क्या बन गए वो? 23X बन गए एंड 23Y बन गए, ठीक है। इतना सबको समझ में आया? उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो 23x एंड 23y हमारे क्या बन चुके हैं,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। अब क्या होगा, ये 23 हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं वापस, 23x एंड 23y, ठीक है। अब क्या होगा हमारा, इनसे हमारा सेकेंड मियोटिक डिवीजन अकर होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो होगा हमारा, वो राइज करेगा 4 स्पर्मेटिड्स। क्या राइज करेगा वो, 4 स्पर्मेटिड्स राइज करेगा, जो कि होंगे 23x, 23x, 23y, 23y। इनको हम क्या बोलेंगे भाई, इनको हम बोलेंगे स्पर्मेटिड्स। क्या बोल दिया हमने, स्पर्मेटिड्स। और जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमारे प्राइमरी प्रीमोर्डियल जर्म सेल से किसके अंदर कन्वर्जन, स्पर्मेटिड्स के अंदर कन्वर्जन। तो टोटल स्पर्मेटिड्स जो यहाँ पे बने वो कितने बने, यहाँ पे टोटल 4 स्पर्मेटिड्स बने, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये स्पर्मेटिड्स जो होते हैं, ठीक है, जो 4 स्पर्मेटिड्स बने, इनके अंदर ही कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, और ये स्पर्मेटिड्स ही किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे स्पर्मेटोजोआ में। ओके, ये हमारा स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन हो गया। यहाँ पे स्पर्मेटिड्स के अंदर क्या हुआ, कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है। ओके, इतना सबको समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारी इसकी पूरी एक साइकिल हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आप सबको स्पर्म का ये डायग्राम दिख ही रहा होगा, इसको हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर हम एक टर्म पढ़ेंगे, स्पर्म कैपेसिटाइजेशन। क्या पढ़ेंगे हम, स्पर्म कैपेसिटाइजेशन। इसको हम रब कर देते हैं। स्पर्म कैपेसिटेशन। देखिए, स्पर्म कैपेसिटेशन मतलब होता क्या है, ठीक है। इट इज अ फिजियोकेमिकल चेंज। क्या होता है ये, इट इज अ फिजियोकेमिकल चेंज थ्रू विच, जिससे क्या होता है, इस फिजियोकेमिकल चेंज से क्या होता है, हमारा जो स्पर्म होता है, थ्रू विच sperm becomes hypermotile। क्या होता है, जो स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है, ठीक है, वो किससे आती है, इसी स्पर्म कैपेसिटेशन की प्रोसेस से आती है, जिसके अंदर क्या होता है, एक फिजियोकेमिकल चेंज होता है। वो फिजियोकेमिकल चेंज क्या होता है ये भी बताऊंगा मैं आपको आगे। थ्रू विच स्पर्म बिकम्स हाइपरमोटाइल। इससे क्या होता है, हमारा जो स्पर्म होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, हाइपरमोटाइल हो जाता है, उसके अंदर हाइपरमोटिलिटी आ जाती है, ठीक है। एंड इसके अंदर अगर ये हाइपर मोटिलिटी हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, इसके कारण ही ये एंड एबल टू बाइंड विथ अ fertilized and able to bind with a secondary oocyte and fertilization occurs। क्या बोला, देखिए मैंने स्पर्म कैपेसिटाइजेशन वापस बता देता हूँ। कैपेसिटेशन क्या होता है, एक फिजियोकेमिकल चेंज होता है स्पर्म के अंदर, जो कि क्या होता है, जिससे कि क्या होता है, हमारा जो स्पर्म होता है वो क्या हो जाता है, हाइपर मोटाइल होता है, मोटिलिटी आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। एंड एबल टू बाइंड विद सेकेंडरी oocyte। इसी कारण हाइपर मोटिलिटी के कारण ही क्या होता है, स्पर्म मूव करता है, मूवमेंट करता है, और वो किससे जाके बाइंड हो जाता है, एक सेकेंडरी oocyte से, ठीक है। एंड फर्टिलाइजेशन अकर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि जो फिजियोकेमिकल चेंज होता है ये होता क्या है, कैसा चेंज आता है इसके अंदर, तो ये जो चेंज होता है, ठीक है, changes involve cyclic
एएमपी डिपेंडेंट फोस्फोराइलेशन क्या होता है, साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट फोस्फोराइलेशन होता है इसके अंदर। एंड देखिए क्या बोला मैंने, चेंजेस इन्वॉल्व साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट फोस्फोराइलेशन, ये केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ड्यू टू विच इंक्रीज इन इंट्रासेल्यूलर पीएच, क्या बोला मैंने, वापस बात कर लेते हैं हम। देखिए जो चेंजेस आता है, जो फिजियोकेमिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट फोस्फोराइलेशन की एक प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या होता है, ड्यू टू विच इंक्रीज इन इंट्रासेल्यूलर पीएच, जो इंट्रासेल्यूलर पीएच होती है, सेल की जो पीएच होती है इंट्रासेल्यूलर पीएच, ठीक है, वो क्या हो जाती है, इससे इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो देयर इज इनफ्लक्स ऑफ Ca++ and efflux of H+। कैल्शियम प्लस का तो क्या होता है, इनफ्लक्स होता है, और इनफ्लक्स किसका होता है, हाइड्रोनियम आयन का। ये चेंजेस कुछ हमारे स्पर्म के अंदर आते हैं, फिजियोकेमिकल चेंजेस आते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो स्पर्म होता है वो क्या हो जाता है, हाइपर मोटाइल हो जाता है, और वो एबल होता है टू बाइंड विद अ सेकेंडरी oocyte। ओके, ये समझ में आया सबको। ये हमारा था स्पर्म कैपेसिटेशन, ओके, जो कि एक फिजियोकेमिकल चेंज से अकर होता है, और फिजियोकेमिकल चेंज क्या होता है वो मैंने आपको बता ही दिया। इस फिजियोकेमिकल चेंज के अंदर बस क्या होता है, हमारे इंट्रासेल्युलर पीएच जो होती है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, इनफ्लक्स हो जाता है Ca++ का, एंड इफ्लक्स होता है हमारा हाइड्रोनियम आयन का, ठीक है। ये हो गई हमारी स्पर्म कैपेसिटेशन। अब एक टर्म आता है हमारे पास एक्रोसोमल रिएक्शन, क्या आता है, एक्रोसोमल रिएक्शन। हम एक्रोसोमल रिएक्शन बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि एक्रोसोम होता क्या है हमारे, ये हमारा एक स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारा एक स्पर्मेटोजोआ का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब स्पर्मेटोजोआ का जो ये स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, तो क्या होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जो हमारा एक सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्म का हमारे स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारा एक स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, स्पर्म की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अगर इस रेड वाली आउटलाइन जो है ये स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो हमारी ब्लैक मैंने आपको बता रखा है, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम्स। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्रोसोम्स, ठीक है। अब इसी के अंदर रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। ये जो पार्ट है हमारे स्पर्म का उसको बोलते हैं मैक्रोसोम टिप, एक्रोसोम का टिप हो गई है, ठीक है। ये हमारे जो ब्लैक पूरा मैंने आपको पार्ट से बताया, ये हमारा एक्रोसोम है, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। इसके जो सेंटर में इसको हम सेंट्रियोल बोलेंगे, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, माइटोकॉन्ड्रियल शीथ हो गई, ठीक है, ये जो बीच में सेंटर में ये हमारा मिड पीस, ये हमारा मिड पीस कहलाता है, ये हमारा हेड कहलाता है, और इसको हम क्या बोलेंगे, टेल। ये हमारा पूरा स्पर्मेटोजोआ, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले एक्रोसोमल रिएक्शन के बारे में, ठीक है, तो एक्रोसोमल रिएक्शन जो होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एक्टिवेशन होता है हमारे एक्रोसोमल मेम्ब्रेन का, एक्टिवेशन ऑफ एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। अगर हमारी एक्रोसोमल मेम्ब्रेन एक्टिवेट होगी, ठीक है, तो वो क्या रिलीज करेगी, हमारे कुछ सब्सटेंस रिलीज करती है, जिसका मैं आपको नाम बताना चाहूंगा। एक्रोसोमल मेम्ब्रेन एक्टिवेट होगी, क्या क्या निकालेगी, हमारे हाइड्रोयूरिनाइडेज, ठीक है, ये फर्स्ट हमारा सब्सटेंस हो गया। सेकंड अगर हम बात करें तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ओके, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की बात अगर हम बात करें तो प्रो एक्रोसिन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रोएक्रोसिन, एंड फोर्थ क्या होगा, एक्रोसिन, ठीक है। ये हमारा कौन निकालता है, हमारी एक्रोसोमल मेम्ब्रेन एक्टिवेट होके, ठीक है। अब अगर हम बात करें इनका फंक्शन क्या है, इन चारों चीजों का फंक्शन क्या है,
तो ये चारों चीजें, ये जो एंजाइम्स है, हाइलोयूरोनाइडेज, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, प्रोएक्रोसिन एंड एक्रोसिन, ये हेल्प करती है हमारे जो मैच्योर ओवम होता है, ठीक है, उसकी एक लेयर होती है जो मैंने आपको बताई थी, जोना पेल्यूसिटा लेयर, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसको डाइजेस्ट करने का काम ये चारों करते हैं। उसको जो डाइजेस्ट करने का काम होगा वो क्या करेंगे, ये चारों करेंगे मिलकर, क्योंकि जोना पेल्यूसिटा जब वो डाइजेस्ट होगी तभी तो स्पर्म अंदर एंट्री ले पाएगा। तो अगर हम फंक्शन की बात करें इनकी, अगर हम फंक्शन की बात करें इन एंजाइम्स की, तो इट हेल्प्स इन डाइजेस्ट जोना पेल्यूसिडा लेयर। ओके, ये सबको समझ में आ ही गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्रोसोमल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और जो हमारी एक्रोसोम की आउटर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे मैंने बनाई दी है, एक्रोसोम की भी दो आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक्रोसोम की भी आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। तो जो हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर वाली, वो इस एक्रोसोम के आउटर मेम्ब्रेन के साथ क्या होती है, फ्यूज हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन फ्यूजेस विथ ईच अदर, ठीक है, ये बात हमने करी ली। उसके बाद अगर हम बात करें एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद क्या होगा, अगर हम बात करें एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद स्पर्म जो होगा हमारा, वो पेनिट्रेट करेगा कहां पे, जोना पेल्यूसिडा लेयर को। स्पर्म पेनिट्रेट, क्या करा, स्पर्म ने क्या पेनिट्रेट करा, जोना पेल्यूसिडा लेयर, ठीक है, एंड एंटर्स इनटू, और किस में चला जाएगा, वो पेरिविटेलाइन स्पेस में। मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो हमारे एक मैच्योर ओवम की जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, और आउटर मेम्ब्रेन जोना पेल्यूसिडा, इसके बीच का जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है, पेरिविटेलाइन स्पेस कहलाता है। तो स्पर्म पेनिट्रेट करा जोना पेल्यूसिडा लेयर को, एंड एंटर्स कहां पे कर रहा है, वो पेरिविटेलाइन स्पेस में। ओके, इतना सबको समझ में आ ही गया। उसके बाद अगर हम बात करें एंड फ्यूजेस विथ सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन, देखिए वापस एक बार बता देता हूं, एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या हुआ, स्पर्म जो था हमारा वो पेनिट्रेट हुआ जोना पेल्यूसिडा लेयर को, पेनिट्रेट होने के बाद क्या हुआ, वो पेरिविटेलाइन स्पेस में पहुंच गया, और बाद में क्या हुआ, वो फ्यूज किससे जाके हो गया, हमारे सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें, ये काम होने के बाद, ये एक्रोसोमल रिएक्शन वगैरह होने के बाद, जैसे ही वो हमारे स्पर्म जो है पेरिविटेलाइन स्पेस में पहुंच के, और उसने हमने हमारे oocyte से क्या कर लिया, oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया। उसके बाद अगर हम बात करें आफ्टर 3 to 6 आवर्स, आफ्टर 3 to 6 आवर्स बाद में क्या होगा, आफ्टर 3 to 6 आवर्स के बाद में क्या होगा, आफ्टर इंसेमिनेशन, आफ्टर इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन के 3 से 6 घंटे बाद क्या होगा, वन पोलर बॉडी एंड 2 प्रोन्यूक्लियस आर सीन इन oocyte। क्या बोला ये, 3 से 6 घंटे बाद इंसेमिनेशन के 3 से 6 घंटे बाद क्या होगा, एक तो पोलर बॉडी दिखेगी हमको, और 2 प्रोन्यूक्लियस हमको विजिबल होंगे, किसके अंदर, oocyte के सेंटर के अंदर, ठीक है। ये हमारा एक्रोसोमल रिएक्शन हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। उसके बाद ये आपको सबको इसका डायग्राम समझ में आ ही चुका है, ठीक है। ये हमारा कुल मिला के जो पूरी साइकिल थी एक,
कि कैसे स्पर्म प्राइमोर्डियल जर्म सेल से निकलता है, बाद में स्पर्मेटिड्स बनाता है, स्पर्मेटिड के बाद वो किस में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। और इस साइकिल के दौरान कौन कौन सी, सबसे पहले हमने पढ़ी स्पर्म कैपेसाइटेशन, उसके अंदर क्या पढ़ा था हमने कि फिजियोकेमिकल चेंजेस होते हैं जिसके कारण स्पर्म हाइपरमोटाइल बनता है। सेकंड हमने पढ़ा हमारी एक्रोसोमल रिएक्शंस के एक्रोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है वो कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करती है जो कि क्या करते हैं, जोना पेरिस्टिला लेयर को क्या करते हैं, भेद देते हैं, ठीक है, आगे उसके पार कर जाते हैं और आगे आगे फिर क्या करते हैं, वो हमारे सेकेंडरी oocytes से क्या हो जाते हैं, जाके फ्यूज हो जाते हैं। आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही, बात करते हैं हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।